हेलो एनिमे गैंग, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ जुजुत्सु काइसन की मांगा को, जिसमें मैं कवर करूंगा सीजन 3 के एपिसोड नंबर 4 को, जिसमें मांगा के चैप्टर 147, 148 और 149 कवर होंगे। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप उन्हें पहले देख लें। उन वीडियोस की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। इस एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पर प्रिंसिपल यागा को कैद कर लिया गया था, क्योंकि हायर अप्स के 5 नोटिस में से एक नोटिस ये भी था कि प्रिंसिपल यागा को कैद करना है, क्योंकि गेतो उन्हीं का स्टूडेंट था जिसने शिबुया में तबाही मचाई थी। पर हायर अप्स का प्रिंसिपल यागा को पकड़ने का दूसरा रीजन भी था। हायर अप्स प्रिंसिपल यागा से ये जानना चाहते थे कि वो आर्टिफिशियल कर्स कॉप्स कैसे बनाता है जो कि फुली इंडिपेंडेंट होते हैं, और उन्हें इस बात की भी चिंता थी कि अगर यागा ने फुली इंडिपेंडेंट कर्स कॉप्स की एक आर्मी बना ली तो वो हायर अप्स से भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। इसलिए हायर अप्स प्रिंसिपल गाकुंजी को भेजते हैं पता करने के लिए कि आखिर यागा कैसे इन कर्स कॉप्स को बनाता है। और यहाँ पर कर्स कॉप्स का मतलब पांडा जैसे बींग्स है। गाकुंजी आकर प्रिंसिपल यागा से पूछता है कि वो आखिर इन कॉप्स को कैसे बनाता है, जिस पर प्रिंसिपल यागा उसे नहीं बताते हैं। इसके बाद हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर प्रिंसिपल यागा एक कर्स कॉप्स के पास बैठे हुए थे। यहाँ पर प्रिंसिपल यागा दुखी थे क्योंकि उन्हें काम के सिलसिले में शहर के बाहर जाना था और उन्हें अपने कर्स कॉप्स की चिंता थी। इसके बाद वो अपने सभी कर्स कॉप्स को बाय कह के वहाँ से जाने लगते हैं। इसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ पर पांडा को कैद कर लिया गया था, पर उसे वहाँ पर छुड़ाने कुसाकाबे आ जाता है। कुसाकाबे पांडा से कहता है कि तुम किसी को मत बताना कि मैंने तुम्हें आजाद किया है। कुसाकाबे पांडा से कहता है कि तुम्हारा इस्तेमाल यागा को पकड़ने के लिए किया गया था, अब जाकर तुम उसे जल्दी बचा लो। इसके बाद सीन फिर से पास्ट में चला जाता है जहाँ पर कुसाकाबे अपनी बहन के साथ आया था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि कुसाकाबे की बहन का बेटा मर गया है, जिसकी वजह से वो काफी दुखी रहती है। कुसाकाबे यागा की मदद मांगता है ताकि वो अपने बहन के बेटे की सोल को किसी कर्स कॉप में डाल सके और उसकी बहन फिर से एक खुशी भरी जिंदगी जीने लगे, क्योंकि उसकी बहन के दिमाग पर उसके बेटे के मरने का गहरा प्रभाव पड़ा था। और यागा भी ऐसा ही करता है, वो एक कर्स कॉप में उसके बेटे की सोल को डाल देता है और उसे कुसाकाबे की बहन के सामने ले आता है। और कुसाकाबे की बहन जैसे ही उस कर्स कॉप को देखती है तो उसे उसके अंदर अपने बेटे की सोल महसूस होती है और वो जल्दी से जाकर उसके गले लग जाती है। यागा को ये करना गलत तो लग रहा था, पर वो कुसाकाबे की मदद भी करना चाहता था। और कुसाकाबे जब देखता है कि यागा ने उसकी मदद कर दी है तो वो काफी खुश होता है, और यही कारण था कि कुसाकाबे अब यागा की मदद कर रहा था पांडा को आजाद करके। इसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ पर यागा को मारने एक सॉर्सरर आया होता है, और ये सॉर्सरर भी प्रिंसिपल यागा से वही सवाल पूछता है कि वो आर्टिफिशियल कर्स कॉप्स कैसे बनाता है जो कि फुली इंडिपेंडेंट होते हैं, जिस पर प्रिंसिपल यागा उसे नहीं बताते कि तभी वहाँ पर प्रिंसिपल गाकुंजी आ जाते हैं। और इसके बाद वो दोनों मिलकर प्रिंसिपल यागा को काफी जख्मी कर देते हैं। गाकुंजी उस दूसरे सॉर्सरर से कहता है कि तुम अब यहाँ से जा सकते हो, और वो सॉर्सरर भी वहाँ से चला जाता है। और जैसे ही वो सॉर्सरर वहाँ से जाता है, प्रिंसिपल यागा गाकुंजी को बता देते हैं कि एक आर्टिफिशियल कर्स कॉप कैसे बनाया जाता है जो कि फुली इंडिपेंडेंट हो। और ये सुनकर गाकुंजी काफी शॉक होता है। वो पूछता है कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया मुझे ये, क्या तुम जीना नहीं चाहते? जिस पर प्रिंसिपल यागा बोलते हैं कि ये एक कर्स है जो कि मैं तुम्हें देकर जा रहा हूँ गाकुंजी। और उसी वक्त वहाँ पर पांडा आ जाता है। अब गाकुंजी को लगता है कि पांडा उससे लड़ेगा ताकि वो बदला ले सके प्रिंसिपल यागा की मौत का, पर पांडा उससे नहीं लड़ता और प्रिंसिपल यागा की बॉडी को लेकर वहाँ से जाने लगता है, जिसे देखकर ऑफकोर्स गाकुंजी पूछता है कि क्या तुम मुझसे लड़ोगे नहीं? क्या तुम्हारे अंदर मेरे लिए नफरत नहीं है? जिस पर पांडा बोलता है कि मैं इंसानों की तरह नहीं हूँ। पांडा इंसानों जैसा बिहेवियर शो नहीं करते हैं। और फिर पांडा कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम जो कर रहे हो वो हायर अप्स के कहने पर कर रहे हो, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है, पर एक बात याद रखना, पांडा रोते भी हैं। और उसके बाद पांडा रोने लगता है, और ये सीन देखकर मुझे भी काफी बुरा लगा था। इसके बाद सीन ज़ेनिन हेडक्वार्टर पर जाता है जहाँ पर माकी कर्स टूल इकट्ठे करने आई थी। वो जैसे ही ज़ेनिन हेडक्वार्टर में घुसती है उसे सामने नाओया बैठा हुआ मिलता है, और नाओया जैसे ही माकी की हालत को देखता है, यानी उसके चेहरे को, तो वो उसका मजाक बनाने लगता है। जिसमें माकी बोलती है तो तुम वुमेन को उसके फेस से जज करते हो? मुझे तो लगा था कि तुम उनके उससे जज करते हो। जिस पर नाओया बोलता है कि मैंने तुमसे सवाल पूछा था, उसका आंसर दो। इसके बाद नाओया माकी की काफी बेइज्जती करने लगता है। वो कहता है ना तो तुम कर्स टेक्निक इस्तेमाल कर सकती हो, ना तुम कर्स स्पिरिट को देख सकती हो, और जो तुम्हारे पास था वो तुम्हारा चेहरा था, अब तो तुम्हारा चेहरा भी खराब हो गया है, तुम्हारी तरफ तो कोई देखना भी नहीं चाहेगा। और उसके बाद नाओया पास्ट की बातें करने लगता है। वो कहता है कि मुझे काफी मजा आता था तुम्हें बुली करने में, तुम यहाँ पर नहीं थी तो मुझे काफी बुरा लग रहा था। और उसके बाद वो कहता है तो क्या तुम किसी कुत्ते की तरह मेगुमी और यूता को फॉलो करोगी? जिस पर माकी कोई भी जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद उसे उसकी मॉम मिलती है जो उससे मना करती है कि तुम कर्स वेयर हाउस में नहीं घुस सकती, हमें वहाँ पर जाना अलाउ नहीं है। इस पर माकी कहती है कि ज़ेनिन क्लैन के हेड ने ही मुझसे ये करने के लिए कहा है। और इसके बाद हमें थोड़े दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मेगुमी और माकी बात कर रहे होते हैं। माकी मेगुमी को बताती है कि नाबीतो के विल के अकॉर्डिंग तुम्हें ज़ेनिन क्लैन का हेड चुना गया है, और ये सुनकर मेगुमी कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ज़ेनिन क्लैन का हेड नहीं बनना चाहता। जिस पर माकी बोलती है कि
तुम्हें बनना ही पड़ेगा। माकी मेगुमी से कहती है कि नाबितो ने पूरे जेनिन क्लेन की जिम्मेदारी तुम्हें दी है, इसका मतलब तुम्हें जेनिन क्लेन के पैसे, कर्स टूल और तीनों बिग फैमिली की इंफॉर्मेशन दी जाएंगी और जेनिन क्लेन जैसे पहले ऑपरेट करता था अब उसमें बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। तभी मेगुमी बोलता है तुम हेड बन जाओ ना माकी, जिस पर माकी कहती है कि मुझे कोई भी हेड एक्सेप्ट नहीं करेगा और जिस हालत में मैं अब हूँ उसे तो देखकर कोई भी नहीं करेगा। इसके बाद माकी मेगुमी को समझाने लगती है कि वो हेड बनने के लिए परफेक्ट है क्योंकि उसने जेनिन क्लेन की इनहर्टेड टेक्निक को भी सीख लिया है और वो डोमेन करना भी जानता है। माकी काफी रीजंस बताती है कि तुम ही जेनिन क्लेन के हेड बनने के लिए परफेक्ट हो, पर तभी मेगुमी बोलता है कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें कोई एक्सेप्ट करता है कि नहीं, अगर तुम हेड बन जाओगी तो ये क्लेन के लिए और अच्छा होगा। जिसमें माकी बोलती है कि मैं अभी इसके काबिल नहीं हूँ, मैं एक ऐसी जगह नहीं बना सकती जहाँ पर माई अच्छे से रह सके। जिसमें मेगुमी समझ जाता है कि माकी माई की वजह से क्लेन की हेड नहीं बनना चाहती। इसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ पर माकी की माँ उस पर चिल्ला रही होती है और उसे वापस आने के लिए कहती है, पर माकी नहीं सुनती। माकी की माँ उससे कहती है कि एक बार तो कोई ऐसा काम करो जिससे मुझे प्राउड फील हो कि मैंने तुम्हें बर्थ दिया है, पर माकी उसकी बात को अनसुना करके आगे बढ़ जाती है और कर्स वेयर हाउस में आ जाती है, जहाँ पर वो जैसे ही अंदर आती है तो देखती है कि वहाँ पर उसका बाप बैठा हुआ है जिसका नाम ओगी है। ओगी माकी से कहता है कि यहाँ पर कोई कर्स टूल नहीं है, मैंने उन्हें पहले ही यहाँ से हटा दिया है क्योंकि मैं जानता था कि तुम लोग कर्स टूल को लेने जरूर आओगे। और जैसे ही वो अपनी जगह से खड़ा होता है तो हम उसके पीछे माई को देखते हैं जो कि यहाँ पर कर्स टूल इकट्ठा करने आई थी। इसके बाद हमें नाओया और जिंची को दिखाया जाता है जो कि आपस में बात कर रहे थे कि कैसे उन्हें अपने क्लेन का दबदबा रखना है तीनों क्लेनों के बीच में। वो कहते हैं कि सातोरू गोजो तो जा चुका है तो अब उनके पास एक अच्छा मौका है कि वो अपने क्लेन का दबदबा रखें और ऐसा करने के लिए उन्हें सबसे पहले उन लोगों को मारना होगा जो सातोरू गोजो को फ्री करेंगे, जो कि उन्हीं के क्लेन मेंबर थे, मेगुमी, माई और माकी। और वो ऐसा करके हायरप्स की नजर में भी दबदबा रख सकते थे क्योंकि हायरप्स ने एक ऑर्डर निकाला था कि जो भी सातोरू गोजो की सील को तोड़ेगा उसे क्रिमिनल एक्ट के तहत मार दिया जाएगा और मेगुमी वगैरह वही कर रहे थे। तो अगर ये लोग उन्हें मार देंगे तो हायरप्स की नजर में इन लोगों ने अच्छा काम किया है और ये लोग हायरप्स के बीच में भी अपना दबदबा बना सकते हैं। अब जिंची को इस बात की चिंता थी कि माकी और माई ओगी की बेटियां थी तो वो उन्हें मारने के लिए रेडी भी होगा, जिस पर नाया बोलता है कि उन दोनों को मारने की जिम्मेदारी खुद ओगी ने ली है। इसके बाद सीन माकी और ओगी पर जाता है जहाँ पर ओगी सीक्रेट आर्ट फॉलिंग ब्लोसम इमोशन का इस्तेमाल करता है। तुमने ये अटैक नाबितो को भी करते हुए देखा होगा सीजन 2 में। नाबितो ने ये अटैक डैगोन के डोमेन में किया था। इस अटैक की खूबी ये है कि ये अटैक किसी के भी डोमेन में तुम्हें श्योर इफेक्ट से बचाता है। और यहाँ पर माकी अपने साथ एक कर्स टूल लाई होती है जिसका नाम ड्रैगन बोन होता है। इस टूल के अंदर बहुत ज्यादा फोर्स और कर्स एनर्जी होती है जो कि इस्तेमाल करने वाले के अकॉर्डिंग होती है। अब माकी सोचती है कि उसके पिता को कर्स टूल के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है तो वो इस बैटल को जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश करेगी। इसके बाद ओगी माकी से बोलता है कि क्या तुम्हें पता है कि जेनिन क्लेन का फॉर्मर हेड मैं क्यों नहीं था। इसमें माकी बोलती है हाँ मुझे पता है क्योंकि तुम एक बास्टर्ड हो जो अपने ही बच्चे को मारना चाहता है। इसके बाद ये दोनों लड़ने लगते हैं और ओगी बड़े ही तेजी से माकी पर हमला कर देता है जिसे माकी बहुत ही मुश्किल से रोक पाती है। इसके बाद माकी ओगी पर हमला करती है जहाँ पर वो उसकी तलवार को तोड़ देती है, बट ओगी बड़े ही तेजी से माकी की तरफ बढ़ता है और उसके शरीर को बीच में से चीर देता है। और माकी ये देखकर काफी शॉक हो जाती है कि ओगी ने उस टूटी हुई स्वॉर्ड से ही उस बीच में से काट दिया है। और फिर ओगी बोलता है कि मैं जेनिन क्लेन का हेड इसलिए नहीं बन पाया था क्योंकि मेरे अपने बच्चे ही वर्थलेस हैं। ओगी बोलता है कि मेरे और मेरे भाई के बीच में पावर लेवल में कोई अंतर नहीं था, पर उसे हेड इसलिए चुना गया था क्योंकि उसका बच्चा सही था और मेरे बच्चे नालायक थे। तुम लोगों की वजह से मैं हेड नहीं बन पाया था। इसके बाद वो उन दोनों को घसीटते हुए एक रूम में ले जाता है और वहाँ पर फेंक देता है जहाँ पर ग्रेड 2 और उससे लोअर के कर्स स्प्रिट थे। ओगी कहता है कि ये रूम ट्रेनिंग और डिसिप्लिन के लिए है। ओगी कहता है कि ये कर्स स्प्रिट अभी तो मेरे डर की वजह से बाहर नहीं निकल रहे हैं, पर जैसे ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा ये तुम दोनों को मार देंगे। और जाते जाते भी ओगी माकी की बेइज्जती करते हुए कहता है माकी तुम्हारी स्ट्रेंथ हमारे कंपेयर में कुछ नहीं है, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। इधर जैसे ही ओगी यहाँ से जाता है माई माकी के ऊपर हाथ रखकर कुछ करने लगती है और माई कहती है कि मुझे मालूम था एक ना एक दिन ऐसा जरूर होगा। और इसके बाद जैसे ही माई माकी को किस करती है ये दोनों एक अलग ही जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर माई माकी से कहती है कि मैं बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हूँ, जल्द ही मैं मर जाऊंगी। और फिर माई वहाँ से खड़े होकर समुद्र की तरफ जाने लगती है और कहती है कि चलो मैं यहाँ से जाती हूँ। माई माकी को बताती है कि कुछ पाने के लिए तुम्हें कुछ ऑफर करना होता है, सफरिंग ही हमें स्ट्रॉन्ग बनाती है, बट ये ट्विंस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। माई माकी से कहती है कि तुम जितना भी हार्डवर्क करोगी स्ट्रॉन्ग बनने के लिए उसका कोई फायदा नहीं होगा अगर मैं स्ट्रॉन्ग नहीं बनना चाहूंगी, और अगर मेरे पास कर्स टेक्निक है तुम्हारे पास नहीं है
है तो भी इसका कोई फायदा नहीं है। जब तक मैं जिंदा रहूंगी मागी तुम फुली डेवलप नहीं हो पाओगी। और ये सब बातें सुनकर मागी कहती है हाँ ठीक है मैं समझ गई, अब वापस आ जाओ। माई मागी से कहती है मुझसे एक वादा करो कि तुम सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दोगी बिग सिस्टर। और उसके बाद जब मागी की आंख खुलती है तो वो देखती है कि माई मर चुकी है और उस पर वो सारे कर्ज स्पिरिट भी हमला करने वाले हैं। इधर जैसे ही ओगी जा रहा होता है उसे एकदम से महसूस होता है कि सभी कर्ज स्पिरिट की प्रेजेंस गायब हो चुकी है और उसे एक अलग ही ऑरा महसूस होता है, जिसे महसूस करके उसकी फटने लगती है। वो कहती है कि इस ऑरा को मेरी बॉडी आज तक भूल नहीं पाई है, जो कि था तोजी जेनिन का ऑरा। और हम देखते हैं कि ओगी को माकी के अंदर तोजी की प्रेजेंस महसूस हो रही है, यानी माकी के अंदर लगभग तोजी जितनी ताकत आ चुकी है, या कहें हम तोजी जितनी ही। ये देखकर ओगी भी समझ जाता है कि अब उसे अपनी सबसे पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करना होगा। और फिर ओगी कहता है मैं तुम्हारी हड्डियों को भी जला के रख दूंगा। और जैसे ही ओगी हमला करने वाला होता है पलक झपकते ही माकी उसके सिर को काट देती है। और ये देखकर मेरे मुंह से सिर्फ यही निकलता है भाई तो शुरू होते खत्म हुआ यार। और इसके बाद मागी कहती है चलो माई इसे शुरू करते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। कौन सुनता आपको ये एपिसोड कैसा लगा और इसके अगले वाले एपिसोड में तो गॉड लेवल फाइट है, तो उसे मिस ना करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।